our next concept is states of matter. देखो स्टेट्स ऑफ मैटर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो. स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. वन इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस. देखो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. अगर आप अपने चारों तरफ जितने भी मैटर अगर आप उनको ऑब्जर्व करते हो, व्हाट आर ये डिफरेंट स्टेट, तो आप ये देखोगे कि जो भी मैटर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वट एवर मैटर वी सी अराउंड अस, या तो वो मैटर आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा, या लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा, या गैसियस फॉर्म में दिखाई देगा. राइट. वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These states of matter arise due to the variations in the characteristics of the particles of matter. अब कोई भी मैटर सॉलिड है या कोई भी मैटर लिक्विड है या गैस है, उसका जो रीजन होता है वो जो उसके पार्टिकल्स की जो कंडीशनिंग होती है. यानी कि पार्टिकल्स, देखो जो सॉलिड होते हैं आपके, अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल गैप होता है. इस तरह से एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं. राइट. अब अगर मैं लिक्विड की बात करूं, कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, लाइक दिस. तो फिर अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में और ज्यादा गैप होता है. तो पार्टिकल्स की जो कंडीशन होती है, पार्टिकल्स का जो सेटअप होता है, उसके बेसिस में जो होती है स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं. These states of matter arise due to the variations in the characteristics of particles of matter. Right. Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. अब एक एक करके हम जो भी है हमारे states of matter होते हैं उनकी properties को study करेंगे. तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा solid. सबसे पहले हम किसकी property को study करेंगे? Properties of solid state. तो देखो solid की अगर हम बात करते हैं तो solid के जो particles होते हैं उनकी properties क्या होती है? That they have a definite shape. अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड किसी भी मैटर का जिसको हम सॉलिड कहते हैं, उसको क्यों सॉलिड कहा जाता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है. कि जो सॉलिड होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, बाउंड्रीज होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, एंड फिक्स वॉल्यूम होता है. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि आप चेयर को देखो, या जो डस्टर होता है, टेबल होता है, आप किसी को भी देखो. अगर मैं चेयर को, मैं कह रहा हूँ ये सॉलिड है, क्यों मैंने कहा सॉलिड है, क्योंकि जो चेयर होती है उसकी डेफिनेट शेप होती है. ये तो यानी कि डे बाय डे चेयर की जो शेप है चेंज हो जाती है. आज किसी ट्रायंगल शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, सर्कुलर शेप में, जैसी है उसी शेप में आपको रोज मिलेगी. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है उसकी. यानी कि जैसे अगर मैं चेयर, ये डस्टर है ऐसे, तो ये देखो इसकी ये जो बाउंड्रीज है ये क्या है आपकी, डिस्टिंक्ट बाउंड्री. और फिक्स वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी उसका फिक्स रहता है. इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का रीजन क्या होता है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का रीजन ये होता है, जैसे कि मैंने कहा जो सॉलिड मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप ही नहीं होता. कंप्रेस कब करो, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है, उनके बीच में गैप है, तो अगर मैं इस पॉइंट को प्रेस करूंगा तो इसके बीच में गैप होने की वजह से ये पॉइंट आगे जा सकता है. बट अगर 2 पॉइंट्स के बीच में गैप ही नहीं है तो वो कंप्रेस होगा ही नहीं, प्रेस ही नहीं होगा. प्रेस कोई भी चीज तब होती है जब उसके आगे गैप हो और वो आगे मूव कर सकती है. तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है. और गैप ना होने की वजह से जो उनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है. नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर. राइट. इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप. भाई पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होती है, इसकी वजह से पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, अपनी पोजीशन पर ही होते हैं. अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से जो इनकी शेप है वो फिक्स रहती है. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप एंड सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. अगर मैं किसी भी, जैसे टेबल पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम. सिमिलरली अगर आप किसी डस्टर पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो कोई भी आउटसाइड फोर्स अगर हम लगाते हैं तो इससे ऐसा नहीं होता है कि डस्टर जो है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, इट विल रिमेन सेम. हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, सॉलिड में ब्रेक.
solid may break under force but it is difficult to change their shape so they are rigid, right? जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? देखो, आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. हाँ, जितनी देर आप उसको स्ट्रेच करोगे उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे आप उसको रिलीज करोगे दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा. तो उसकी शेप चेंज नहीं हुई है. तो रबर बैंड जो है वो किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? सॉलिड की. तो रबर बैंड यस इट इज अ सॉलिड. व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स को भी देखो. शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स की भी जो शेप है वो चेंज नहीं होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है. When kept in different jar, these take the shape of the jar. Are they solid? Yes, they are solid. अच्छा, स्पंज के केस में भी अगर हम देखें तो स्पंज को आप कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन स्पंज की जो शेप है वो चेंज नहीं होती है. कंप्रेस भी वो क्यों होता है? क्योंकि जो स्पंज होता है उसके बीच में होल्स होते हैं, माइन्यूट होल, जिसमें जो एयर फिल हो जाती है उसकी वजह से वो. लेकिन यू कैन नॉट चेंज इट शेप, यू कैन नॉट चेंज, और वी कैन से दैट इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम. तो जो प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड की ही शो करता है. ये स्पंज इज ऑल्सो अ सॉलिड. All the above are solid as a rubber band changes shape under force में change and regain the same shape. तो जैसा कि मैंने बताया शेप चेंज होती है लेकिन बाद में वो अपनी शेप में आता है. परमानेंटली आपने उसकी शेप चेंज नहीं की है. ठीक है. उसके बाद the shape of each individual sugar or salt crystal remain fixed. जैसा कि मैंने कहा जो शुगर और सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं या क्रिस्टल्स कहा जाता है जिनको, जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो भी फिक्स होती है. चाहे आप उनको अपने हाथ में ले लो, पुट इट इन एनी प्लेट और इन अ जार. तो जो उनके क्रिस्टल्स की जो शेप होती है, लाइक शुगर क्रिस्टल्स और सॉल्ट क्रिस्टल्स की जो शेप होती है, इट विल रिमेन सेम. एंड देन अ स्पंज हैज माइन्यूट होल्स इन व्हिच एयर इज ट्रैप्ड. स्पंज में क्या होता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप करती है. व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट. और जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर आती है. एयर का मतलब ये देखो, माइन्यूट होल का मतलब क्या कि देयर इज अ गैप एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट. इसीलिए हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं, बट स्टिल जो शेप है उसकी वो फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है. दैट इज व्हाई स्पंज इज आल्सो अ सॉलिड. तो ये फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर हो गया, सॉलिड स्टेट. अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिक्विड स्टेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिक्विड स्टेट. देखो, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव नो फिक्स शेप. लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है. यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो लिक्विड्स होते हैं दे डू नॉट हैव फिक्स शेप. ठीक है, बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम. भाई जैसे कि आप मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी वाटर को आप किसी जार में ले लो. जार कोई वाटर ले लो, 2 लीटर की बॉटल है, तो उसमें जो पानी फिल करोगे वो भी कितना होगा? 2 लीटर. तो वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती है. लिक्विड क्या होता है? जिस वेसल या कंटेनर में डालोगे उसी की शेप का आपको दिखाई देगा. यही आपको यहाँ मेंशन किया गया. दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. जिस कंटेनर में हम लिक्विड को पुट करते हैं, लिक्विड उसी की शेप को शो करता है. लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप. लिक्विड फ्लो करता है. फ्लो करने का मतलब ये क्या होता है? फ्लूइड होता है. लेकिन इसकी शेप चेंज होती रहती है. शेप चेंज होने का मतलब दे आर नॉट रिजिड. तो आप देखो सॉलिड से इसको कंपेयर करके देखो. ये कंपैरिजन है जो अभी एट द व्हेन दिस टॉपिक कंप्लीट, तो मैं इनके बीच का आपको कंपैरिजन करवाऊंगा जो एग्जाम में आपका एज इट इज क्वेश्चन दिया. ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या देखा कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन लिक्विड का क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम. लिक्विड का क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम. लिक्विड का क्या होता है कि जिस कंटेनर में हम लिक्विड को डालेंगे वो उसी की शेप दे देते हैं. टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. लिक्विड फ्लो एंड चेंज. लिक्विड फ्लो करता है. फ्लो का मतलब हो गया फ्लूइड होता है. एंड चेंज शेप. शेप चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि वो रिजिड नहीं है. रिजिड होता तो शेप चेंज नहीं होती जैसे सॉलिड में होता है. ठीक है, तो ये तो था आपका लिक्विड. अब आगे हम बात करते हैं थर्ड स्टेट की, दैट इज गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो गैस में क्या होता है आपका? जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये एग्जाम्पल क्या कहता है आपको कि जैसे कि आपने एक सिरिंज दिया हुआ है, ठीक है, और ये सिरिंज का ये पिस्टन होता है. इसमें क्या है? एयर है. ऐसे आप एक सिरिंज और ले लो इसी तरह से, और ये इसका पिस्टन हो गया, और इसमें आपने क्या ले लिया? वाटर को.
फिर आप एक सिरिंज और ले लो और इसमें आप फिर आपने चॉक पाउडर को इसमें डाल दिया। तो जब आप इस पिस्टन को, ये जो पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इस पिस्टन को प्रेस करोगे, जब आप इसको प्रेस करोगे तो सबसे ज्यादा इजीली जो प्रेस होगा, जो इजीली प्रेस होगा आपका, वो क्या होगा, वो एयर वाला। एयर का मतलब जिसमें गैसियस पार्टिकल है। तो ये पता चलता है कि जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। जो गैस होती है वो हाईली क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। you can see that gases are highly compressible as compared to solid and liquid. The liquefied petroleum gas LPG, जो हमारे घर में जो हम सिलेंडर यूज करते हैं LPG, that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. कंप्रेस, अब देखो इसका रीजन क्या होता है। जैसे कि ये आपका हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया गैस। जैसे आपके तीन डिफरेंट कंटेनर में, एक में आपके पास सॉलिड है, एक में लिक्विड है और गैस है। देखो सॉलिड के बीच में तो पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, और गैस में पार्टिकल्स के बीच में कंपेयर टू लिक्विड और ज्यादा गैप होता है। तो जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना ही ज्यादा वो प्रेस कर सकते हो आप उसको, उतना ही ज्यादा स्पेस आगे तो उतना ही वो पार्टिकल्स आगे जा सकता है। जितना ज्यादा गैप होता है उतना ही ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। तो अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करता हूँ तो हाईली कंप्रेसिबल कौन होता है, गैस, फिर गैस के बाद लिक्विड, और सबसे कम कौन होता है, सॉलिड। ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं किस चीज की, उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तो अगर आप देखो कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, कि दो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होता है उनका आपस में इंटरमिक्स होता है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया था कि लिक्विड में क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे कि एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, वाटर में आपने सॉल्ट को पोर करना शुरू किया, बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, और वाटर का लेवल जो है, जब तक ये जो स्पेस इनके बीच में है वो पूरा फिल नहीं हो जाता तो वाटर का लेवल राइज नहीं करेगा। तो ये होता है डिफ्यूजन। यहाँ तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। और गैस में जो डिफ्यूजन होता है आपका, और गैस में जो डिफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम है। उनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। यही चीज आपको बताई जा रही है, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospital in center is a compressed gas. Compressed natural gas (CNG) is used as a fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed. भाई जितनी ज्यादा कोई चीज कंप्रेस हो सकती है उतना ही ज्यादा हम उसको उतना ही ज्यादा उस चीज को हम भर सकते हैं। भाई यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स हैं ये कंप्रेस नहीं हो सकते। तो ये देखो अगर सेम कंटेनर का साइज है तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो सबसे कम होंगे, लेकिन की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम। लिक्विड सेम कंटेनर का साइज है लेकिन उसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड से ज्यादा आएगा, बिकॉज जो लिक्विड पार्टिकल्स है कंपेयर टू द सॉलिड वो ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। लेकिन गैसियस पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो सेम कंटेनर में सबसे ज्यादा आप गैस को फिल कर सकते हो, बिकॉज कंटेनर जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। वो क्या होती है, मैक्सिमम। यही बात आपको यहाँ बताई जा रही है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, किसकी, गैस की। Due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. भाई गैस, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होने की वजह से छोटे छोटे सिलेंडर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस को फिल कर पाते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट गैस इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम कंपेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। या देखो वी कम टू नो दैट व्हाट इज बीइंग कुक। बहुत बार क्या होता है, जैसे मम्मी को खाना बना रही होती है, जैसे ही आपका किचन है और यहाँ कहीं आपका रूम है, आप यहाँ बैठते हो, ठीक है, यहाँ बैठते, यहाँ खाना बना,
खाना क्या बन रहा है, और स्पेशली अगर आपका मनपसंद खाना बन रहा है जो आपको खाने में बड़ा पसंद है, आपको उस खाने की जो है वो एरोमा आ जाता है। एरोमा का मतलब क्या होता है, खुशबू आ जाती है। एरोमा का मतलब क्या हो गया, आप यू गेट एरोमा फूड, यानी कि आपको इस खाने की खुशबू आ जाती है, यानी कि इसकी जो खुशबू है वो आपके नॉस्ट्रिल्स तक आ जाती है, आप स्मेल कर लेते हो और आप उनको कहते हो, या कोई साथ में बैठो या खुद ही आप एज्यूम कर लेते हो, वाह वाह तो मेरा फेवरेट, जो मुझे डिश पसंद है आज वो मम्मी बना रही है, उसको मजा आ जाए। राइट, होता है ऐसा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ये किचन में खाना बन रहा होता है उसके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, और जो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर में जो पार्टिकल्स है ये हो गया आपके गैस, और ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं गैसियस पार्टिकल के साथ क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो डिफ्यूजन होता है वो मैक्सिमम होता है। जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो गैसियस जो स्टेट होती है उसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है। तो ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ये गैसियस पार्टिकल के साथ क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो डिफ्यूज होते हो एयर पार्टिकल के साथ मूव करते 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 हमारे नॉस्ट्रिल्स तक आ जाते हैं। तो हमें उस फूड का एरोमा हमारे नॉस्ट्रिल्स तक आ जाता है और हमें खाने की स्मेल आ जाती है। यही चीज आपको यहाँ बताई जा रही है। वट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर, आप वहां पे एंटर भी नहीं करते हो, आप इतनी दूर बैठे हो किचन से फिर भी आप उसको स्मेल कर पा रहे हो। बाय द स्मेल दैट रीचेज अवर नोस्ट्रिल्स। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये स्मेल हमारे तक कैसे आई? द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। तो होता क्या है, पार्टिकल्स फ्रॉम द एरोमा फूड, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एयर पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। Reaches and even farther above. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. Due to the high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusion very fast into other gases. Right? Then, in the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रैंडम स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इस रैंडम मूवमेंट की देखो, रैंडम मूवमेंट का ये जो मूवमेंट होती है गैसेस पार्टिकल्स की वो कुछ इस तरह से होती है, जिगजैग मोशन। तो पार्टिकल्स हिट ईच अदर, वो एक दूसरे को भी हिट करते हैं, एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो जो कंटेनर होता है वॉल, जो कंटेनर की जो वॉल होती है उसको भी बहुत ज्यादा फोर्स से हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द, तो हम कहते हैं ना कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो, और उनका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन यही होता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, उसका रीजन यही होता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो जब वो हाई स्पीड से ऐसे जिगजैग मोशन में मूव करते हैं तो वो एक दूसरे को भी हिट करते हैं, और कंटेनर का जो वॉल होता है उसको भी बहुत प्रेशर के साथ हिट करते हैं। देखो अपना भी मैं बॉडी यूज कर रहा हूँ, प्रेशर अपना भी आ रहा है ना, बट बहुत फोर्स के साथ जब हिट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कंटेनर है, एक पार्टिकल आया जिगजैग मोशन में, उसने इसको हिट किया, दूसरा है उसने इसको हिट किया, तो एक दूसरे पे ये क्या है, एक प्रेशर बनता जा रहा है, तो बहुत प्रेशर के साथ हिट किया जा रहा है। तो ये आपको बताया जा रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये आपका कंसेप्ट था स्टेट्स ऑफ द मैटर। अब यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि we discussed about the three states of matter. First one is solid, second one is liquid, and third one is gas. Right? Solid, solid particles have definite shape. Solid particles have definite shape. Liquid particles have no definite shape. Liquid particles have
नो डेफिनेट शेप। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैसेस पार्टिकल्स आल्सो है नो डेफिनेट शेप। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ये हो गया फर्स्ट कंपाउंड, राइट। फिर हमने क्या देखा कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में हमने क्या देखा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। सॉलिड हैज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। आपका लिक्विड में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, नो डेफिनेट बाउंड्रीज। या गैस में डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, अगेन नो डेफिनेट बाउंड्रीज, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, राइट। देन सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स आर रिजिड, बहुत हार्ड होते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, दे शो फ्लूइडिटी। गैसियस पार्टिकल्स भी फ्लो करते हैं, अगेन दे शो फ्लूइडिटी। देन solid particles are incompressible, solid particles are incompressible, solid particles compress नहीं होते। liquid particles are low compressible, compared to solid they can compress because there is a gap between liquid particles, so they are compressible, low compressible, but we will say low compressible. And gaseous particles are high compressible, gaseous particles are high compressible, right. And then we can say that solid particles have definite volume. Solid particles have definite volume. Liquid particles have also definite volume. तो हम मेजर कर लेते हैं 2 लीटर 3 लीटर. But gaseous particles have no definite volume. Gaseous particles have no definite volume. कोई definite volume नहीं है. Right. So this is the comparison. And this is a very important. ये जो अभी हमने कंसेप्ट किया स्टेट्स ऑफ मैटर का, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है आपका ये एज इट इज पूछा जाता है. ये आपको पता होना चाहिए सॉलिड लिक्विड और गैस में का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ शेप. ठीक है, इसमें और भी काफी सारे पॉइंट आ सकते हैं. आप जो ये कंपैरिजन है ये डिफ्यूजन पर भी कह सकते हो. सॉलिड पार्टिकल्स में जो डिफ्यूजन होता है वो नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होता है. सॉलिड पार्टिकल्स में जो डिफ्यूजन होता है वो कैसा होता है, वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल डिफ्यूजन. लिक्विड पार्टिकल्स में जो डिफ्यूजन होता है मोर कंपेयर टू सॉलिड, मोर कंपेयर टू सॉलिड. और गैसियस पार्टिकल्स में जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्यूजन. गैसियस पार्टिकल्स जो होता है मैक्सिमम डिफ्यूजन शो करते हैं. इसमें एक पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लिक्विड पार्टिकल्स में क्या होता है, सबसे कम होता है वो आप गैसियस पार्टिकल्स में लीस्ट, और मोर देन गैस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड पार्टिकल्स में होता है मोर देन गैस बट लेस देन सॉलिड, बट लेस देन सॉलिड. ठीक है, तो ये सारा आपका जो भी कंसेप्ट था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. Now our next concept is कैन मैटर चेंज इट स्टेट. क्या मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल है आपके पास आइस. आइस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है. एग्जाम्पल भी दिया गया है, जब आप आइस को ये जैसे बीकर है इसमें आपने आइस को लिया, आपने इसको बर्नर को हीट किया तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वाटर में. अब ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट. फिर वाटर को और हीट करोगे तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, दैट इज गैसियस स्टेट. तो कैन मैटर चेंज इट स्टेट, यस मैटर कैन चेंज इट स्टेट. लेकिन जो वो उसकी स्टेट चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. मैटर कैन चेंज इट स्टेट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर.
ठीक है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। यही चीज आपको यहाँ बताई जा रही है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जैसे कि मैंने ये एग्जांपल तो आपको समझा दिया, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या बताया गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, समझने वाली बात ये है कि ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चेंज हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, देखो होता क्या है कि जैसे ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब जैसे जैसे हम हीट करते हैं, जैसे जैसे हम हीट करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम हीट करते हैं तो हम एक हीट का मतलब होता है हम एनर्जी देते हैं, तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है। और जैसे जैसे इन पार्टिकल्स को ये हीट एनर्जी मिलती है, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये हीट एनर्जी जो मिलती है वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में, तो उससे क्या होता है कि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। जैसे मीन्स इन शॉर्ट नोट आप ऐसे समझो, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होता है तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रेज होना शुरू हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी रेज होती है तो पार्टिकल्स में मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब वो मूवमेंट कब होगी, जैसे जैसे वो एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है धीरे धीरे ये टूटना शुरू हो जाता है। पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो पार्टिकल जुड़े हुए थे, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो पार्टिकल जुड़े हुए थे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटना शुरू हो जाता है और पार्टिकल्स में मूवमेंट आना शुरू होता है। और पार्टिकल्स में मूवमेंट आने का मतलब पार्टिकल्स के बीच में गैप आना शुरू हो जाता है। तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं था, अब जैसे इन पार्टिकल्स के बीच में गैप हुआ तो ये जो पार्टिकल्स है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जब हम और हीट करेंगे तो ये जो गैप है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे गैप बढ़ जाएगा फिर ये जो लिक्विड स्टेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस स्टेट में, राइट। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट। जैसे जैसे हमने आइस को हीट किया, हीट का मतलब हमने टेम्परेचर को रेज किया, तो ये जो हीट एनर्जी जो मिली आइस को, ये जो हीट एनर्जी आइस को मिली है वो कहाँ यूटिलाइज हो गई, टू ओवरकम टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the particles, among the particles। इस हीट एनर्जी से आई जो कि एक सॉलिड स्टेट में था, पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो टूटना शुरू हो गया। और पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी जो है विद द रेज ऑफ टेम्परेचर, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ना शुरू हो गई। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुई, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुई फिर क्या हुआ, पार्टिकल्स में मूवमेंट आना शुरू होगी। मूवमेंट आने से पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ना शुरू हो गया। गैप बढ़ने शुरू से वो किसमें कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए लिक्विड। फिर आपने क्या किया, फिर हमने हीट किया, उस हीट एनर्जी से फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना और ज्यादा वो वीक होना शुरू हो गया। तो जो ये गैप है ये और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे फिर टेम्परेचर रेज होना शुरू होगी, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ना शुरू होगी, जिससे इन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ना शुरू होगा। तो जैसे जैसे ये गैप बढ़ना शुरू हुआ तो ये जो लिक्विड स्टेट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका गैसियस। तो जो लिक्विड स्टेट था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका गैसियस स्टेट में, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, on increasing the temperature of solid the kinetic energy of the particles increases। जैसे जैसे हम सॉलिड का टेम्परेचर रेज करते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स में वाइब्रेशन यानी कि मूवमेंट शुरू हो जाती है विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, और जो हीट से जो एनर्जी मिलती है इन पार्टिकल्स को वो कहाँ यूज होती है, ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक करने में यूज हो जाती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन, इससे पार्टिकल्स की जो फिक्स पोजिशन होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, एंड पार्टिकल स्टार्ट मूविंग।
काइनेटिक एनर्जी से क्या आती है, मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। A stage is reached when solid melt and is converted to a liquid। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जो सॉलिड स्टेट थी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ से आपको एक डेफिनेशन मिली कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड है आपका वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। देखो, our next concept is what is atmospheric pressure। what is atmospheric pressure? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप ऐसे समझो कि जो भी हमारी अर्थ है, जो भी हमारी अर्थ है, our earth surrounded by different gases। our earth surrounded by different gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, right, and other small gases। अब जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा रहती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो बाकी की ये जो गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर स्मॉल गैसेज, इनकी क्वांटिटी कम होती है, राइट। अब ये सारी जो गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर स्मॉल गैसेज, ये सारी गैसेज जो मिलके, ये सारी गैसेज मिलके एटमॉस्फेयर बनाती है। ये सारी गैसेज मिलके क्या बनाती है? एक एटमॉस्फेयर बनाती है, राइट। और इस एटमॉस्फेयर से एक प्रेशर क्रिएट होता है, इस एटमॉस्फेयर से एक प्रेशर क्रिएट होता है और इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करना हो, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर exerted the pressure exerted by the atmosphere, the pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure, is called atmospheric pressure, right। ये atmospheric pressure समझ में आ गया। atmospheric pressure क्या होता है? देखो क्या कहा जा रहा है आपको, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, जैसे कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस प्रेशर में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, राइट। called its melting point। Now the melting point of ice is 273.15 Kelvin। देखो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका वो होता है 273.15 केल्विन, पर 0.15 को भी इग्नोर करते तो बेसिकली क्या माना जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। तो अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो सेल्सियस में जो आइस का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है, और केल्विन में अगर हम बात करें तो 273.15 है। तो द मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, यानी कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन में जो होती है मेल्ट करती है, इस टेम्परेचर में मेल्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन। ये जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, ये जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड में ये जो कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन, राइट। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड मेल्ट करता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है। इस चीज को ध्यान से समझो। होता क्या है देखो, कि जब आई जो है
वो वाटर में कन्वर्ट होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई ये बर्फ वाला पानी है, अब एक बर्फ वाले पानी को हाथ लगाओ और आइस को हाथ लगाओ, आपको दोनों का टेम्परेचर जो है वो एक टाइम पर सेम ही मिलेगा। अब क्वेश्चन ये होता है भाई आइस वाटर में मेल्ट हुआ है, तो आइस या वाटर में मेल्ट हुआ है तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वाटर का वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, टेम्परेचर ऑफ आइस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ वाटर। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें आइस का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर सेम होता है। जैसे वो कहते हैं ना बर्फ वाला पानी, उस पानी की मैं बात करूँ। तो क्वेश्चन ये होता है भी हमने आइस को हीट किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, टेम्परेचर बढ़ा वाटर में चेंज हुआ, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि टेम्परेचर सेम होता है? किसी भी स्टेज पर एक ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि आइस का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर सेम हो। तो उसका रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है कि जब हमने आइस का टेम्परेचर रेज किया, यानी कि जब हमने वो हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो जो हीट एनर्जी है वो आइस के जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो उसको ब्रेक करने में यूज हो। वो जो हीट एनर्जी है वो आइस के जो पार्टिकल्स को ब्रेक करने में यूज हो गई, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है दोनों का वो उस पॉइंट पर सेम होता है। तो इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। इस हीट को क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों कहा जा रहा है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। टेम्परेचर सेम था तो ये इस तरह से सोचा जाता है कि हीट कहाँ एब्जॉर्ब हो, कहाँ छुप गई वो, तो वहां से वर्ड आता है लेटेंट हीट, तो वो हीट छुप गई। पर साइंटिफिकली क्या होता है, वो हीट छुपी नहीं होती, वो हीट आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने में यूज हो जाती है। क्या बताया जा रहा है आपको? व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? वेयर डज द हीट एनर्जी गो, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट? तो आपको यहाँ बताया जा रहा है दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, ये हीट कहाँ यूज्ड अप होती है? ये हीट जो होती है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज होता है उसमें यूज होती है। दिस हीट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप सॉलिड से लिक्विड में आते हो या लिक्विड से गैस में आते हो तो तभी पॉसिबल है जब इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक किया जाए, तभी वो गैप बढ़ेगा, तभी वो गैप और ज्यादा बढ़ेगा। तो लिक्विड से गैस में जाओ तो ये गैप तभी बढ़ेगा जब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा, वो वीक होगा। वो भी कैसे होता है? हीट एनर्जी से। वो कौन करता है? हीट एनर्जी। तो वो जो हीट होती है वो कहाँ यूज अप हो जाती है? बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature। आइस ने एब्जॉर्ब कर लिया, आइस ने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो हीट एनर्जी कहाँ यूज हो गई? इन पार्टिकल्स को ब्रेक करने में। तो ये माना जाता है इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हीटर। भाई हीट एनर्जी गई, आप ऐसे सोचो कि हीट एनर्जी आइस में गई लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ नहीं, तो हीट एनर्जी गई कहाँ? इसी वजह से हम वर्ड यूज करते हैं हिडन हीट। It is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. This is a very, very important concept. This is known as latent heat. The word latent means hidden. Latent का मतलब क्या होता है? Hidden. Now, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. This is the next definition जो आज की क्लास में हमने पढ़ी है। क्या? amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid। जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, किस प्रेशर में? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। फ्यूजन क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज सॉलिड जो है आपका वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। फ्यूजन तो यहाँ से है। लेटेंट हीट कहाँ से आ रहा है? लेटेंट का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब, कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो गई। लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन हीट। हिडन हीट, भाई आइस में हीट गई, आइस ने उसको एब्जॉर्ब किया बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो, तो हीट वो हिडन हो गई। उस हिडन से वर्ड आ गया लेटेंट। हिडन से वर्ड आ गया लेटेंट। और आइस ने जब उस हीट को एब्जॉर्ब किया तो आइस किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में, वाटर में। तो सॉलिड कन्वर्टेड टू वाटर, दैट इज फ्यूजन।
तो जब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो व्हाट वी विल से अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब 1 kg ऑफ सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point, it is known as latent heat of fusion. It is known as latent heat of fusion. तो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या जैसे कि मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, ये ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्या कहा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब जब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, इस टेम्परेचर में जो आइस है वो मेल्ट करती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इस टेम्परेचर में जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ वाटर, एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ वाटर। द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. Why? Because of the latent heat of fusion, right? When we supply heat energy to water, जब हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। फिर क्या करता है, जब हम वाटर को हीट एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल से मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज टेम्परेचर और ज्यादा राइज हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स और ज्यादा बढ़ेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा वीक होगा। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. तो वाटर में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होता है, ब्रेक फ्री होना शुरू हो जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब इस टेम्परेचर में क्या होता है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ना शुरू होता है। और ज्यादा बढ़ने का मतलब जो लिक्विड पार्टिकल्स है, लिक्विड है, वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया, गैस में। इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया, गैस में। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर क्या होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर लिखना आपने, इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से आपको नेक्स्ट डेफिनेशन, दिस इज द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो बॉईल करना शुरू करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में लिक्विड जो है बॉईल करना शुरू कर देता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इज बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, right? Boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid again enough energy to change into the vapor state. एक बल्क फेनोमेना होता है जिसमें जो मैक्सिमम पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो वाटर का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो था 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल करना शुरू कर देता है वाटर, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या करना शुरू कर देता है, बॉईल करना शुरू कर देता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 जो देखो 273, देखो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखो तो कितना हो जाएगा आपका, इट्स नॉट सेल्सियस, आई थिंक ये केल्विन है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका 273, ठीक है। और प्लस इसमें आपने 100 कर दिया तो ये हो गया आपका 373 केल्विन। बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। देखो सिंपल सी बात, अभी ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना या आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। अल्फाबेटिकली देखो, सेल्सियस पहले आता है, केल्विन सेल्सियस। तो अगर जो चीज पहले आती है उसको बाद वाले अल्फाबेट में, यानी कि पीछे से आपको आगे की तरफ जाना है तो प्लस 273 कर दो, और अगर आगे से केल्विन से सेल्सियस यानी कि के से पीछे की तरफ जाना है तो माइनस 273 कर दो।
जैसे कि मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो सेल्सियस से केल्विन पर जाना, तो क्या करोगे 100 + 273, तो ये हो गया 373 केल्विन। और अगर मैं आपको कहता हूँ कि 273 केल्विन है, इसको सेल्सियस में चेंज करो, तो क्या करोगे 273 - 273, it will be equal to 0 degree Celsius. It will be equal to 0 degree Celsius, right? Can you define the latent heat of vaporization? भाई जैसे आपने latent heat of fusion को डिफाइन किया था, वैसे आप डिफाइन करोगे latent heat of vaporization। क्या कहोगे आप? The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a water into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. Is known as latent heat of vaporization, right? The temperature at which a liquid start boiling, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आपको यही बताया जा रहा है, पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature। भाई देखो सिंपल सी बात है, चाहे आइस वाला क्वेश्चन है, आइस आइस किस में कन्वर्ट होती है, वाटर में। अब आप ये देखो इनिशियल स्टेज कौन सी है, आइस, फाइनल स्टेज कौन सी है, वाटर। तो हमेशा याद रखो कि जो फाइनल स्टेज होती है उसके पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा हाई होती है। यहाँ पर क्या हुआ, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, यानी कि गैसियस स्टेट, ठीक है। तो आपको क्या कहा जा रहा है, पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर। अब वाटर जो चेंज हुआ वो किस में हुआ, वेपर में, गैस में चेंज हुआ, गैस का मतलब हो गया स्टीम। अब जो वाटर है आपका ये इनिशियल स्टेज है और ये जो स्टीम है ये फाइनल स्टेज है। मैंने क्या कहा, फाइनल स्टेज में जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, हाई होती है। तो फाइनल स्टेज में जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा हाई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या होगा, यहाँ पर रीजन क्या था आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ रीजन क्या होगा आपका, यहाँ जो आपका रीजन होगा दैट इज लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट्स इट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं that states of matter can be changed into another state by changing the temperature। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ओके। Now from the next class we will study the effect of change of pressure। प्रेशर को चेंज करने से स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या इफेक्ट आता है, क्या चेंजेस आते हैं, ओके। So that is for today's class।